दोस्तों, फाइनली दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल सर जेल से जमानत पे बाहर आ गए हैं। और खुशी की बात यह है कि वो जिस केस के आरोप में वो जेल गए हुए थे, उस केस में बहुत ही कम ये पॉसिबिलिटी है कि किसी इंसान को बेल मिले। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं हम सब कि उन्होंने श्री अरविंद केजरीवाल सर को बेल दे दिया। ठीक है, जमानत पर वो बाहर हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए भी और खास करके दिल्ली की जनता के लिए। अरविंद केजरीवाल सर जब जेल में थे और जेल में रहते हुए उनके साथ क्या-क्या बीता, उनके साथ क्या-क्या घटनाएं हुई, जब जेल में वो 150 से 200 के दिन करीब रहे जेल में, तो इन दिनों में उनके साथ क्या-क्या घटनाएं घटी, किन-किन चीज़ों से उनको किन-किन परिस्थिति से गुजरना पड़ा और हमारे देश की सरकार ने उन पर किस तरह से जुल्म तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी उनको बहुत सारी चीज़ों से रोकने की कोशिश की। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि हमारे देश की सरकार किस तरह से देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो एक लाइक कर देना यार। वंदे वंदे। तो अरविंद केजरीवाल सर ने अपनी जो स्पीच है उसकी शुरुआत वंदे मातरम के नारों से किया। मंच पे बैठे हुए मेरे सभी अच्छा, भीड़ में से कोई इंसान अरविंद केजरीवाल सर को लाल बहादुर शास्त्री से तस्बीह दे रहे हैं सभी साथीगण, नेतागण, आज यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों और जो टीवी के माध्यम से इस वक्त देश भर में लोग देख रहे हैं, उन सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। नमस्कार सर। आई लव यू टू। अरविंद सर का ये स्वभाव बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही शानदार है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि वो नर्म लहजे से, चाहे वो बीजेपी के किसी नेता को कुछ बोल रहे हो, कटाक्ष मार रहे हो, कुछ बोल रहे हो, आरोप लगा रहे हो, तो नर्म लहजे से लगाते हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। कृपा रहती है, बहुत आशीर्वाद रहता है भगवान का, भोलेनाथ का, हनुमान जी का बहुत आशीर्वाद रहता है। इसी वजह से इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकल के हम लोग आते हैं। इतने बड़े बड़े सामने हमारे दुश्मन हैं जिनसे लड़के हम लोग सफल होते हैं। एक छोटी सी पार्टी जिसने इस देश की राजनीति बदल के रख दी। मैं इसीलिए सबसे पहले ऊपर वाले का पूरे सम्मान के साथ शुक्रिया अदा करता हूं और आशीर्वाद चाहता हूं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हम लोगों के लिए, जब हम लोग जेल में थे, मैं, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, विजय नायर जी, अभी सतिंदर जैन जी हैं, अमानतुल्लाह खान हैं, उनको वो भी जल्दी आएंगे। यानी कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता थे ना, उन सभी को उठा करके जेल में डाल दिया इन्होंने, बीजेपी ने। गुरुद्वारे गए, इसीलिए कि उन सब लोगों का मैं तहे दिल से बीजेपी के अपोजिशन में कोई कांग्रेस तो बहुत बोले तो नॉर्मल हो चुकी थी। एक आम आदमी पार्टी ही था जो कि उनको टक्कर दे रही थी दिल्ली में, खास करके दिल्ली में। तो उनके सब जो बड़े दिग्गज नेता है ना, उनको सबको उठा करके जेल में डाल दिया। पढ़ने का और कई किताबें पढ़ी, पॉलिटिकल किताबें पढ़ी, अपने स्वतंत्रता के आंदोलन की किताबें पढ़ी, गीता कई बार पढ़ी, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी। आज मैं अपने साथ एक किताब लेके आया हूं, ये भी मैंने कई बार पढ़ी, भगत सिंह की जेल डायरी। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ी है? पढ़ना इसको जरूर, खरीद लेना। भगत सिंह जो थे इसको पढ़ना। वो जेल जब गए थे फांसी लगने से पहले, जब वो जेल में थे, उस वक्त उन्होंने डायरी लिखी थी। उन डायरी की बात कर रहे हैं। आज से 90-95 साल पहले
उन्होंने जेल के अंदर अपने लेख लिखे थे, वो लेख इसमें है। और जेल के अंदर से उन्होंने बाहर कई लोगों को खत लिखे थे। उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों को खत लिखे थे। उन्होंने देश के युवाओं के नाम खत लिखे थे। बलिदान से पहले साथियों को अंतिम पत्र 22 मार्च 1931। ये खत उन्होंने जेल से लिखा और उनके साथियों तक बलिदान से पहले यानी कि अंग्रेजों ने। फांसी लगने से पहले की जो बात कर रहे हैं। बटुकेश्वर दत्त की बहन प्रोमिला को पत्र, बचपन के दोस्त जयदेव गुप्ता को पत्र, वाइसरॉय को पत्र, ये सारे पत्र अंग्रेजों ने भगत सिंह के पहुंचाए। युवाओं के लिए जो पत्र लिखा वो पत्र बकायदा युवाओं के एक सम्मेलन में पढ़ के सुनाया गया। भगत सिंह की शहादत के 95 साल बाद आजाद भारत के अंदर एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जेल गया। मैं अभी जेल गया, मैंने जेल से एक ही पत्र लिखा था एलजी साहब को। 15 अगस्त था, देश का स्वाधीनता दिवस था। देश के आजादी के दिवस के ऊपर दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की तरफ से झंडा फहराता है। सही है। मैंने एलजी साहब को 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी, 15 अगस्त के 3 दिन पहले, कि एलजी साहब मैं चूंकि जेल में हूं, मेरी जगह आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाजत दी जाए। कुछ गलत तो नहीं लिखा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो चिट्ठी मेरी एलजी साहब तक नहीं पहुंचाई गई। बताओ। मुझे चिट्ठी वापस करी गई और मेरे को ये वार्निंग जारी की गई। ये वार्निंग भी लेके आया हूं, जिंदगी भर साथ रखूंगा ये मेरे को वार्निंग दी गई कि दूसरी बार अगर आपने एलजी साहब को चिट्ठी लिखने की हिम्मत करी तो आपके साथ जो फैमिली मुलाकात होती है हर हफ्ते, वो फैमिली मुलाकात बंद कर दी जाएगी। सोचो कितनी शर्मनाक बात है ये। जितनी क्रूरता अंग्रेजों ने दिखाई थी ना, उससे कई गुना ज्यादा ये बीजेपी सरकार दिखा रही है। आजाद भारत के अंदर 95 साल के बाद अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर और अत्याचारी शासक इस देश के ऊपर आएगा। अंग्रेजों ने भी भगत सिंह की चिट्ठियों को पहुंचाया था, लेकिन ये बीजेपी ने इनकी चिट्ठी को बाहर जाने नहीं दिया। सोचने वाली बात है ये। और भगत सिंह ने असेंबली में एक बम फेंका था, या सुना सब लोगों ने? तो दोनों को जेल हुई, दोनों को एक ही जेल में रखा गया, बगल बगल वाली कोठरी में रखा गया। ये मैं चिट्ठी पढ़ के सुना रहा हूं आपको भगत सिंह की, जो उन्होंने प्रोमिला को, बटुकेश्वर दत्त की बहन को लिखा। कल रात बट्टू को किसी दूसरी जेल में भेज दिया गया है, तब तक वो उनके साथ ही था भगत सिंह के। ये चिट्ठी 17 जुलाई 1930 की है। उनकी जुदाई मेरे लिए असहाय हो रही है। भगत सिंह लिख रहे हैं बटुकेश्वर दत्त की बहन को कि बटुकेश्वर दत्त की जुदाई मेरे लिए असहनीय हो रही है। आज पहला दिन है जब मैं अपने को पूरी तरह उद्विग्न पा रहा हूं और मेरे लिए हर मिनट एक बोझ बन गया है। एक मित्र से जुदा होना सचमुच सगे भाई से भी ज्यादा प्रिय थे मेरे को बटुकेश्वर। तो दोनों साथ रहते थे। 95 साल के बाद मनीष सिसोदिया और केजरीवाल एक ही केस में जेल जाते हैं। मनीष सिसोदिया को अलग जेल में रखते हैं, मेरे को अलग जेल में रखते हैं, साथ मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। सोच रहे हो? इन बातों से ही समझ में आ रहा है बीजेपी क्या करना चाहती है। जवाहरलाल नेहरू जेल गए, महात्मा गांधी जेल गए, बाबा साहब लोकतंत्र मिटा करके राजतंत्र की तरफ लेके जाएगा ये बीजेपी, अगर ये रह गया। और स्वतंत्रता सेनानी जेल गए, कई सालों तक जेल गए। जब वो जेल जाते थे उनसे मुलाकात के लिए उनके साथी उनसे मिलने जाया करते थे, उनके घर के लोग जाते थे, उनके रिश्तेदार उनसे मिलने जाते थे। और जब वो मिलने के लिए जाते थे वो उनसे पॉलिटिकल बातें करते थे। वो उनसे बातें करते थे कि कैसे अंग्रेजों को उखाड़ के फेंकना है। जब मिलने के लिए जेल में जाते थे। जब मैं जेल में था एक दिन संदीप पाठक मेरे से मिलने के लिए आया। मैं भी पॉलिटिकल आदमी हूं, वो भी पॉलिटिकल, हमारी पार्टी का संगठन मंत्री है। आके उसने मेरे से पॉलिटिकल बातें करी। और क्या करता, रोमांटिक बातें थोड़ी करता। तो पॉलिटिकल आदमी वो, पॉलिटिकल आदमी मैंने उससे पूछा देश में क्या चल रहा है, उसने देश की पॉलिटिकल हालत बताई। मैंने उससे पूछा पार्टी में क्या चल रहा है, उसने संदीप पाठक को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उसके बाद मेरे से मिलने नहीं दिया गया।
तो किस हद तक बर्बरता अपनाई भगत बीजेपी सिंह ने। जब फांसी पे चढ़े, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भारत होगा। आज से 95 साल के बाद इस देश के अंदर इतनी क्रूर और अत्याचारी सरकार आएगी कि अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ देगी। दोस्तों, सोचने वाली बात है दोस्तों। जेलर ने ऐसे ही तो खुद से तो नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं से मुझे ऑर्डर तो जेल मिला क्यों होगा भेजा उसको इन ना, लोगों ने? ऐसा नहीं क्योंकि कि ये केजरीवाल ने कोई अरविंद केजरीवाल सर कोई आम किया, आदमी उनको नहीं भी है, पता है, सीएम मेरे है को भी भाई पता है, दिल्ली आपको के। भी पता है। इन्होंने जेल क्यों भेजा मेरे को? इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना। क्योंकि अपोजिशन में इनका और कोई मकसद बचा था नहीं था जो केजरीवाल के हौसले दमदार को हो। तोड़ना, केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ना। इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है। आप देख रहे हो किस तरह से एमएलए तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, ईडी भेज के डरा दो, सीबीआई भेज के डरा दो, फर्जी केस कर यही दो, हो रहा देश में। जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो। महाराष्ट्र में कैसे उन्होंने दो दो राष्ट्रीय पार्टियां तोड़ दी, पार्टी तोड़ दो, सरकारें गिरा दो और अपनी सरकार बना दो। अंग्रेजों ने एक इनको ये लग रहा था शासन करने का एक केजरीवाल को नियम जेल बनाया भेज था, देंगे तो दिल्ली में इनकी फूट पार्टी डालो टूट जाएगी, और दिल्ली राज में करो। बीजेपी की सरकार बीजेपी बना भी वही लेंगे। कर रही है। इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इनके एमएलए तोड़ लेंगे। लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी। हमारे जिस तरह से ये पार्टी को तोड़ रहे हैं उसी तरह से हमारे देश की जनता को भी तोड़ रहे हैं। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ा रहे हैं, साजिशों के खिलाफ ऊंची जाति को नीची जाति से लड़ा रहे हैं, नीची जाति को ऊंची जाति से लड़ा रहे हैं, और सबको एक दूसरे से लड़ा करके ये खुद राज करना चाहते हैं इस देश में। इनको लगा केजरीवाल के हौसले तोड़ देंगे। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जेल के इन 150-200 दिन जो मैं जेल में रहा, इन दिनों ने मेरे हौसले को और 100 गुना बढ़ा दिया है, कम करने की बजाय। ये लोग पूछते हैं कि केजरीवाल जब जेल में था इसने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों नहीं दिया? जेल में से सीएम के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। इन्हें जो इतने फॉर्मूले बना रखे हैं, एमएलए तोड़ दो, पार्टियां तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, डरा दो। अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है। जहां जहां ये चुनाव हारे, वहां वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी केस करके उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। अगर मैं इस्तीफा दे देता, अगर मैं, हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मैं भी इस्तीफा दे देता। इन्होंने सीतारमैया पे भी अभी केस किया है, इस सीतारमैया साहब के ऊपर। इन्होंने पिनाराई विजयन के ऊपर भी केस कर रखे हैं, ममता दीदी के ऊपर केस कर रखे हैं। ये एक ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, एक एक को पकड़ के फर्जी केस कर करके उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा देते। मैं जेल में गया, अभी 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पूछा सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती। बड़ा आप लोगों ने अखबार में, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती, तो जेल के अंदर से सरकार साबित कर दिया हमने। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना। जेल से सरकार चलाना हम सबको मिलके, ऐसा नहीं कि हम पद के लालची हैं, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है, हमारा देश जरूरी है, जनतंत्र जरूरी है, जनतंत्र को बचाना जरूरी है। इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, एक बार 70 में से 67 सीट आई, एक बार 70 में से 62 सीट आई, और आप पकड़ के जेल में डाल दोगे और कहोगे इस्तीफा दे। मैं सारे मुख्यमंत्रियों से आज हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, इनका ये नया फॉर्मूला भी आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया। जो कहावत है भाई कि बड़ा वृक्ष अपने नीचे जो है ना, छोटे वृक्ष को पैदा भी नहीं होने देता है। ये बीजेपी बस वही करना चाहती है कि सारी पार्टियों को समाप्त कर दो, एक अकेला बीजेपी पार्टी रहेगी और अपने मन की मर्जी की शासन करेगी। आम आदमी पार्टी में है। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। दिल्ली में सरकारी स्कूल थे, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब थी, गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं था। 16 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे।
टूटे फूटे टिन के स्कूल थे, डिब्बे थे, स्कूल क्या डिब्बे थे, कोई पढ़ाई नहीं होती थी, गरीबों के बच्चों का भविष्य खराब था। उन गरीबों के बच्चों को पिछले 10 साल के अंदर 18 लाख बच्चों को हमने सरकारी स्कूल अच्छे बना के भविष्य दिया है। खैर ये बात तो है भाई, स्कूल की हालत जो है ना बहुत बेहतर कर दिया इन्होंने। हम ये कर पाए क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाए, प्राइवेट में ले जाओ, लाखों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी सीरियस बीमारी हो, छोटी सी बीमारी हो, 10-15 हजार रुपए कहीं नहीं गए, इन बड़े बड़े अस्पतालों में ले जाओ। दिल्ली के अंदर हर सरकारी अस्पताल को शानदार बनाया, नए नए सरकारी अस्पताल खोले, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोला, लोगों की चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज, सबकी दवाइयां, सबके टेस्ट, पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज दिल्ली की महिलाएं जब बस में सफर करती हैं, उनकी टिकट नहीं लगती। सही बात। बाकी देश की सरकारें घाटे में चल रही हैं, दिल्ली की सरकार ये सब सुविधा देने के बावजूद फायदे में चल रही है। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज दिल्ली के अंदर इतनी सुविधाएं, 24 घंटे बिजली आती है आज दिल्ली में, पहले 8-8 घंटे के पावर लगते थे। हम ये कर पाए क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, कैसे? क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज दिल्ली में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए, स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं, जो गरीबों के लिए, दिल्ली के गरीबों के लिए, गरीब जनता के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 75 साल में पानी, इतनी बिजली, सड़कें और गलियां नहीं शिक्षा, बनी जितनी स्वास्थ्य, पिछले 10 साल के अंदर में दिया। सड़कें और गलियां बना दी। 75 साल के अंदर दिल्ली में इतनी पानी की पाइपलाइन नहीं डली जितने पिछले 10 साल के अंदर पानी की पाइपलाइन डाल दी। कहां से आया पैसा? क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं, ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं। ये बिजली फ्री नहीं कर सकते, क्यों? ये बेईमान है। ये स्कूल ठीक नहीं कर सकते, इनकी 30-30 साल से सरकारें चल रही हैं कई राज्यों के अंदर, 25 हरियाणा का हालत देख लो, 15 साल से इनकी सरकारें दिल्ली के बगल में हरियाणा, ये स्कूल ठीक वहां नहीं तो कर सकते, कितने सालों से 3-4 टर्म से बीजेपी की सरकार है। 24 घंटे बिजली हालत देख लो हरियाणा की क्या है। ये बेईमान, ये बेईमान है। आज इन्होंने ईडी छोड़ दी, इनकम टैक्स छोड़ दिया, दिल्ली पुलिस छोड़ दी, इतने केस कर दिया हमारे ऊपर, और हम डट के खड़े हैं इनके खिलाफ, इनका मुकाबला कर रहे हैं क्योंकि हम ईमानदार हैं। इसलिए ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते हैं, ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते हैं, मेरे ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं, मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं। खुद काम करो नहीं, दूसरों को करने मत दो बस। लेकिन मेरे लिए बीजेपी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट हो। अगर देश की जनता, दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं 1 मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा, 1 मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार नहीं। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, 2000 में नौकरी छोड़ के सन 2000 से 2010 तक 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर बिताए हैं। ये बात सही है भाई, कुछ बंदे महीने ने दिल्ली की स्ट्रगल झुग्गियों बहुत में किया जाके रहा, मैं झुग्गी के अंदर, नंद नगरी, सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर मैंने गली गली में खाक छानी है कि गरीब आदमी रहता कैसे, उसके घर का गुजारा कैसे चलता है। अगर पैसे कमाने हो तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी बुरी नहीं थी। और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी, ऐसा नहीं था कि उस टाइम ये था मुख्यमंत्री बनने चला था या कोई पार्टी, कुछ नहीं था, कोई भविष्य नहीं था, केवल देश के लिए जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है। ऐसे लोगों की हमारे देश को, ऐसे लीडर की हमारे देश को जरूरत है। के बाद इस्तीफा दिया था, अपने उसूलों के लिए इस्तीफा दिया था, किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था, अपने आप इस्तीफा दिया था। आज के तारीख में, आज के जमाने में कोई अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, अपने आप छोड़ी थी।
ना पद का लालच है, ना दौलत का लालच है, केवल देश के लिए कुछ करने का जुनून है, देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, मनीष जी के ऊपर आरोप लगाए हैं। इस देश का जो सबसे कठोर कानून है ईडी का कानून, पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल मिलनी भी मुश्किल है, उसके अंदर हमारे ऊपर तरह तरह के इन लोगों ने आरोप लगाए हैं। कोर्ट से हमको बेल मिल गई, उसके बावजूद आज की तारीख में, आज जो स्थिति है, इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष में। हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 15 साल वीडियो को चलेगा, एक लाइक कर देना और चैनल को 20 साल सब्सक्राइब चलेगा जरूर केस। कीजिएगा। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की 100% जनता ईमानदार से बोल पूछना रहा है। चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। बहुत बड़ा ये दावा है, बहुत बड़ा ये ऐलान है, एक तरह से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली का भी चुनाव आ रहा है फरवरी में। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट। अगर ये बंदा सही नहीं होता तो 70 में से 67 सीटें, आप अगर मेरे को 70 में से 62 सीटें वोट मेरी ईमानदारी कैसे का मिलता? सर्टिफिकेट होगा। इनकी अगर आप जीत मेरे को का जो वोट एक देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल जितने ईमानदार है, पदों से जीत रहे हैं, जितने सीटों से जीत रहे हैं, वही बता रहा है कि बंदा कैसा है। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। आपको लग रहा होगा अभी अभी जेल से रिहा होके आया है, ये कैसा क्यों बोल रहा है? अभी अभी जेल से रिहाई होके आया है, अब ये इस्तीफा क्यों दे रहा है? इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था। मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। ये कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल में इन लोगों ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी?
केंद्र सरकार ने एक कानून, दो कानून, तीन कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन। इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक कमेंट करके बताइए कि क्या लगता है कि कौन बनेगा। जब तक केजरीवाल सर दोबारा मुख्यमंत्री का तय किया जाएगा, शपथ नहीं लेते हैं तब तक कौन रहेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का। जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे। अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2020 में आया था मैं। 2020 में मैंने कहा था, मैंने अगर काम किया हो तो मेरे को वोट देना और काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। कहा था कि नहीं कहा था? आज मैं आपके बीच में आया हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, अगर मैं बेईमान हूं तो वोट मत देना, बिल्कुल मत देना। भारत माता की